नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर मैं हूं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद कृतिका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑफ नया सवेरा। सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नज़र होगी वो होगी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां राजस्थान में अब मतदान के लिए 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है। वहीं तेलंगाना विधानसभा की बात करें तो वहाँ भी 1 हफ्ते से कम का वक्त रह गया मतदान के लिए और जोरों शोरों से प्रचार अभियान चल रहा है। बात होगी उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की, जहां युद्ध स्तर पर काम जारी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें होंगी, खेल की खबरें होंगी, साथ ही कारोबार और एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें भी होंगी और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियां भी होंगी। तो अगले 1 घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह निजामाबाद में चुनावी रैली और रंगारेड्डी में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और डीके शिव कुमार भी हैदराबाद में करेंगे रोड शो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग ने किए पुख्ता इंतजाम। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। अब तक 46.8 मीटर तक हुई ड्रिलिंग। तकनीकी कारण की वजह से ड्रिलिंग के काम में आई बाधा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिन का संघर्ष विराम। बंधक महिलाओं और बच्चों के पहले समूह को हमास करेगा रिहा। गजा में अतिरिक्त मानवीय सहायता पहुंचनी होगी शुरू। खेल की खबरों में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी के बल पर T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया। सीरीज में भारत को मिली 1-0 की बढ़त। दोनों टीमों के बीच रविवार को होगा दूसरा मुकाबला। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं चुनावी राज्यों की खबरों के साथ जनादेश में। और जनादेश में बात करते हैं तेलंगाना की। दरअसल दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने अब जोर पकड़ लिया है। राजस्थान में चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद अब सभी पार्टियों का फोकस सिर्फ तेलंगाना पर है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह की आज तेलंगाना के कई विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ रैलियां हैं। सबसे पहले अमित शाह निजामाबाद की आरमूर विधानसभा सीट पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद अमित शाह रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो करेंगे। शाम को गृह मंत्री रंगारेड्डी जिले की सेरिलिंगमपल्ली में भी रोड शो करके भाजपा की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद लगभग शाम 5 बजे हैदराबाद की अंबरपेट सीट पर रोड शो करके भाजपा नेता पार्टी के हक में जनता से वोट की अपील करेंगे। कांग्रेस भी तेलंगाना में लगातार मोर्चा संभाले हुई है। यहां 30 तारीख को होने वाले मतदान के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नलगोंडा और आलमपुर में जनसभा करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी जुक्कल, मेडक, तंदूर, खैरताबाद में रैली और रोड शो करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी आज तेलंगाना के पालकुर्थी, हुस्नाबाद, धर्मपुरी में चुनावी रैली होगी। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी हैदराबाद से उर्मिलेश इस वक्त जुड़ रहे हैं। उर्मिलेश, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको। और तेलंगाना में आप इस वक्त हैं तो कैसा माहौल इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है? किस तरीके से चुनावी प्रचार इस वक्त चल रहा है, क्योंकि अब लास्ट समय है, अब हफ्ते भर का भी समय मुश्किल से रह गया है चुनाव प्रचार के लिए।
जी बिल्कुल कृतिका और भावना, आप दोनों को भी गुड मॉर्निंग और हमारे दर्शकों को भी। निश्चित तौर से अगर बात तेलंगाना के जो है विधानसभा चुनावी रण की करें तो यहाँ पर जैसे जैसे मतदान का जो तारीख है वो नज़दीक आ रही है, तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है चुनावी मैदान में झोंक दी है। जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि कांग्रेस की तरफ से भी जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका मैदान में है, तो वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो अमित शाह जो यहाँ पर कई कार्यक्रम आज अमित शाह के हैं जिसमें जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं अगर बात जो है यहाँ पर जो वीआरएस है उसकी करें तो वहाँ से जो है केसीआर ने मोर्चा संभाला है। इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जैसे चुनावी तारीख नज़दीक आ रही है धीरे धीरे जो दल हैं उन दलों ने अपनी पूरी ताकत इसमें झोंक दी है। और ये कह सकते हैं कि यहाँ पर खासतर जो वोटर हैं उन वोटरों को अपने पक्ष में जो है लुभाने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। अगर बात तेलंगाना के चुनावी मुद्दों की करें तो निश्चित तौर से भावना और कृतिका यहाँ पर बहुत सारे चुनावी मुद्दे जो है स्थानीय चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर कि तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पर उठाया है। तो वहीं जो है एक बड़ा मुद्दा जो विपक्षी दल यहाँ पर उठा रहा है सत्तारूढ़ दल वीआरएस पर, वो है भ्रष्टाचार का। हालांकि जनता जनार्दन को इसका फैसला करना है 30 तारीख को और जब मतगणना होगी 3 तारीख की उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी मुकाबला काफ़ी रोचक है और राजनीतिक सियासी जो गुणा भाग करने वाले जो जानकार हैं उनका कहना है कि मुख्य मुकाबला जो है यहाँ पर भाजपा, बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। हालांकि देखना होगा कि इस बार जो है जो बीआरएस के जो नेता हैं केसीआर वो 2 सीटों से यहाँ पर चुनावी मैदान में है और उनके जो खिलाफ खड़े हैं वो इटला राजू है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो निश्चित तौर से जो तेलंगाना का जो विधानसभा का जो रण है वो काफ़ी रोचक है। आरोप पर प्रत्यारोप तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बीआरएस पे आक्रमण किया है, जिस तरीके से आक्रामक हुई है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है वो पूरी करती है, लेकिन बीआरएस जो है जो वादे किए थे वो वादे आज तक जनता को केवल सपने मात्र लग रहे हैं। चाहे वो 2 बेडरूम का हो या यहाँ पर जो है किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा धरनी हो, उसके अलावा यहाँ पर कालेश्वरम डैम है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल जो है काफ़ी जोर शोर से जो है आक्रमण कर रहे हैं जो केसीआर की पार्टी बीआरएस है उस पर। तो ऐसे में देखना होगा कि जनता जनार्दन जो है किस तरीके का यहाँ पर जनादेश देती है और किसको देती है। और तमाम बातों के बीच में एक बात जरूर है कृतिका और भावना कि राजनीतिक दलों की कोशिश है कि जो नए मतदाता है, क्योंकि तेलंगाना में अगर बात की जाए 18 से 19 साल के जो नए मतदाता हैं उन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश, अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश, अपने पक्ष में मतदान करवाने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल जो है उन नौजवानों को अपने पक्ष में की बात कर रहे हैं, उनको जो है तमाम वादे कर रहे हैं। तो ऐसे में 10 लाख से अधिक मतदाता हैं जो 18 से 19 साल के हैं और ये किसी भी राजनीतिक दल का समीकरण बिगाड़ने और बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर 2290 के लगभग जो है चुनाव मैदान में जो है उम्मीदवार खड़े हैं, जिसमें कि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, बीएसपी और ये जो है एमआईएम के साथ ही कई निर्दलीय चुनाव मैदान में है। तो ऐसे में देखना होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो किस राजनीतिक दल का समीकरण खराब करते हैं, कहां पर किस उम्मीदवार जो राजनीतिक दल का उम्मीदवार है उसकी समीकरण गड़बड़ करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक बात जरूर है कि जो केसीआर की पार्टी है बीआरएस, उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं उसमें जो उसके एवज में केसीआर कर रहे हैं कि हमने यहाँ पर 2 कार्यकाल किए हैं, 2 कार्यकालों में हमने तमाम यहाँ पर विकास किया है और एक का कार्यकाल हमको और दिया जाए, एक मौका हमें और दिया जाए। तो ऐसा में देखना होगा कि जनता का जनादेश क्या होता है, क्या जो केसीआर है उनको हैट्रिक मार पाएंगे या फिर विपक्षी दल उनको क्लीन बोल्ड कर देंगे। अगर बात दूसरी तरफ अगर निर्वाचन आयोग की जाए कृतिका और भावना, तो निर्वाचन आयोग भी जो है अपनी जो तैयारियां हैं, जो चुनौतियां हैं उनको पार पाने के लिए तमाम कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो दुर्गम क्षेत्र है जहां से कि मतदाता लगभग 20 किलोमीटर दूर आकर के मतदान करते हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सा लेने के लिए आते हैं। तो ऐसे में जो है जो निर्वाचन आयोग है उस निर्वाचन आयोग भी पूरी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी तरीके से पिछले साल का जो वोट परसेंट है उसको बढ़ाया जाए, कृतिका और भावना को बढ़ाया जाए। और निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां जो हैं वो पूरी हैं। और उर्मिलेश, जिस तरीके से आपने पूरे समीकरण को इतने अच्छे से समेटा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तेलंगाना चुनाव की ताज़ा अपडेट हम तक साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं
बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश की 199 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। गुरुवार को शाम 6 बजे प्रचार अभियान का शोर थम गया और अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग में जुटे हुए हैं। कृतिका, बिल्कुल। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो निर्वाचन आयोग और प्रशासनिक महकमा जो है वो कोशिश ये है कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी आवश्यक जो तैयारियां हैं उनको पूरा करने में जुटा हुआ है। वहीं निष्पक्ष मतदान संपन्न करवाने और भय मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था वहां पर सुनिश्चित की गई है, क्योंकि कल ये मतदान होना है। तो ऐसे में आज आखिरी दिन है। निर्वाचन आयोग की ये पूरी कोशिश यही है कि भय मुक्त वातावरण हो और सुरक्षा के लिहाज से भी कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और खासतौर पर जो वो पहली बार जो वोट कर रहे हैं, जो नया वोटर है, वो बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। जी, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। राजस्थान के रण में किसका राज होगा ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन मतदान कल है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने वाली है और आज डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। तो कितना दिलचस्प रहने वाला है आज का ये आखिरी दिन मतदान से पहले। देखिए, निश्चित तौर पर जब एक लंबा चुनाव प्रचार खत्म होता है तो मतदान के ठीक एक दिन पहले जो उम्मीदवार हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम देखते हैं कि दरअसल जो है उस दिन पार्टियां रवाना होती हैं। तो आज प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि जल्दी से जल्दी जो पोलिंग पार्टियां हैं वो अपने ईवीएम के अपने पोलिंग पर रवाना हो जाए, वहां पहुंच जाए। और जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो हम जानते हैं कि काफी पुख्ता है। इस बीच लोग चौक चौराहों पर एक तरह से देखें गुणागणित कर रहे हैं, अपनी एक चर्चा कर रहे हैं, जो चुनावी चर्चा होती है कि किस तरह से चुनाव प्रचार रहा, किस दल का चुनाव प्रचार ज्यादा एक तरह से कहें मजबूत रहा, किस दल का चुनाव प्रचार थोड़ा सा पिछड़ गया। ये सब चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कल जब मतदान का दिन है तो आज हम देखेंगे कि सुबह से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होने शुरू हो जाएंगी अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए। बिल्कुल चलें, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो अब से 24 घंटे का समय रह गया है। कल सुबह 7 बजे से राजस्थान की 199 सीटों पर मतदान होगा और देखना होगा कि ये जो राजस्थान का रण है किस तरफ करवट, ये जो ऊंट है वो किस तरफ करवट बदलता है। फिलहाल वक्त हो चला है इस छोटे से ब्रेक लेने का। नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा ब्रेक के बाद भी। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उत्तराखंड की। दरअसल उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं। अब तक बचाव कर्मी जो है वो सिलक्यारा सुरंग में 46.8 मीटर तक ड्रिल कर चुके हैं। ऑगर ड्रिलिंग मशीन में तकनीकी खराबी आने के बाद ड्रिलिंग का जो काम है वो रुक गया था। वहीं राज्य और केंद्र सरकार लगातार बचाव अभियान पर अपनी नजर बनाए हुए है। मजदूरों को बाहर निकालने के साथ ही उनके खाने पीने और मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम भी वहां पर इस वक्त किए गए हैं। तो सुरंग में फंसे हुए 41 श्रमिकों की सलामती और उनकी सकुशल निकासी के लिए पूरे देश में प्रार्थनाएं इस वक्त की जा रही हैं। आज तड़के महाकाल मंदिर में भी विशेष पूजा अर्चना की गई।
सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एजेंसियां जी जान से जुटी हुई हैं। बचाव अभियान में इस्तेमाल की जा रही ड्रोन तकनीक पर स्क्वाड्रन इंफ्रा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ सिरियक जोसेफ का कहना है कि यह ड्रोन नवीनतम तकनीकों में से एक है जो सुरंग के अंदर जा सकता है। ये जीपीएस से वंचित क्षेत्रों में भी चलाया जा सकता है। Can go inside the tunnels. It does not need. It goes into GPS denied areas, and so it goes autonomous in inaccessible areas, and then you can assess if there is any convergence, any. So whereas here, what has happened is it is accessible at least up to the front. So that's why in fact, what we are doing now is to see that we are monitoring the convergence, and if there is any movement, and then our team is there at Bangalore. And then we are constantly, relaying the data. और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए सिलक्यारा से ओपी यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और ताज़ा अपडेट उनसे लेते हैं। ओपी यादव, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से आप वहां पर लगातार बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स जो है वो लगातार पहुंचा रहे हैं, फिलहाल आज की क्या अपडेट है और अभी कितने मीटर और ड्रिलिंग बाकी रह गई है उन श्रमिकों तक पहुंचने के लिए? जी, ये सिलक्यारा टनल में बचाव, आपदा और राहत कार्य लगातार जारी है। 12 तारीख से जब ये घटना घटी तब से लेकर तमाम तरह के विकल्प जब कोई बाधा आती है अपनाए जाते हैं और इसी क्रम में हर दिन नए नए चैलेंज भी फेस करने पड़ते हैं, तो नई सफलता भी मिलती रहती है। कल अगर जिनका मैं अपडेट बताऊं तो कल परसों रात को मशीन में कुछ तकनीकी खामी हो गई थी, क्योंकि जो ओवर ड्रिल मशीन है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रही थी। उसी दौरान सामने से कुछ आयरन रोड्स वगैरह आने से कटर में कुछ क्रैक्सिंग हो गई थी। इसके बाद दिल्ली से कुछ एक्सपर्ट आए और उस मशीन में नई इंस्टॉलेशन करने के बाद इसका काम शुरू हुआ। लेकिन कल दिन भर जब काम चला उसमें मात्र सुबह 1.2 शाम को 1.8 मीटर तक की ड्रिलिंग हो पाई। कुल 3 मीटर कल दिन में ड्रिलिंग हो पाई, जो 45 मीटर थी वो 46, 47 और 48 तक पहुंची। लेकिन उसके बावजूद भी जब काम शुरू किया गया तो उसमें कई दिक्कतें आने लगी। वो आयरन रोड्स का बिल्कुल एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे क्या ड्रिलिंग करने में बहुत दिक्कत आ रही है। उसके बाद जो एक्सपर्ट है उन्होंने और अंतर्राष्ट्रीय जो तकनीकी विशेषज्ञ है उनकी मदद ली, तो उससे निर्णय यह हुआ कि हमें कुछ और ऑप्शन अपनाने चाहिए। तो ऑपरेशन सिलक्यारा की सफलता आगे आए, उसकी राह में जो बाधा आ रही है उसको दूर करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन मंगवाए, जिन्होंने अंतिम चरण में सुरंग के भीतर राह में मलबा है उसके अंदर कैसे राह बनाई जाए उसको लेकर कुछ सजेशंस जो पिक्चर्स दिए उससे पता चला। बेंगलुरु की स्क्वाड्रन जो कंपनी है इंफ्रा, उसने 6 टर्निंग माइनिंग विशेषज्ञ इंजीनियर इस टीम में पहुंचे और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हालात बताए कि अंदर में क्या स्थिति है, जिससे अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में काफी मदद मिल रही है। बीआरओ के डीजीजी ब्रिगेडियर विशाल शर्मा से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मलबे के भीतर ड्रिल में आ रही दुश्वारियों के बीच बेंगलुरु की जो स्क्वाड्रन कंपनी है वो काफी मदद कर रही है। कंपनी ने अपने 2 एडवांस जो ड्रोन मंगवाए हैं, 6 माइनिंग इंजीनियर इसमें लगे हैं और ड्रोन पायलट और जियोलॉजिकल एक्सपर्ट भी इस काम में लगे हैं। तो कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी, मिस्टर प्रभात कुमार, तो उन्होंने कहा टीम ने सुरंग में भीतर रडार सेंसर, जियो फिजिकल सेंसर लगाकर ड्रोन की मदद से मलबे के भीतर जो अड़चने आ रही है उनकी जानकारी बचाव दलों को दी है, ताकि आगे क्या किया जाए उस पर हम काम करें। ठीक, तो कहते हैं ना कि हम करीब ज़रूर है लेकिन मंजिल अभी भी दूर नज़र आ रही है। तो काफ़ी हद तक ड्रिलिंग हो चुकी है लेकिन कुछ पल और हैं क्योंकि आयरन रॉड की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि जो 41 श्रमिक हैं वहाँ पर वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उन तक भोजन और अन्य सुविधाएं जो हैं वो लगातार राज्य और केंद्र सरकार मुहैया करा रही है। ओपी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक मुहैया कराने के लिए। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के इस आयोजन में 25 से अधिक देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें वैश्विक स्तर पर लेखा कार्य पेशे के भविष्य को आकार देने के लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के अध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी भी उद्घाटन सत्र में मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में 30 से अधिक सत्र होंगे के शिक्षा मंत्री प्रफुल्ल पंचेरिया और भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देबाशीष पांडे सहित कई जाने माने वक्ता अपना विचार रखेंगे।
और वहीं थाईलैंड में आज तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत करेंगे। इस सम्मेलन में विचारक, कार्यकर्ता और नेता दुनिया भर में हिंदुओं के सामने आने वाले मुद्दों, चुनौतियों पर विचार रखेंगे और उनका हल तलाशेंगे। 4 साल में एक बार होने वाले इस सम्मेलन के तीसरे संस्करण के लिए जयस्थ आयतनम धर्म को ध्येय वाक्य रखा गया है, जिसका अर्थ होता है कि धर्म विजय का निवास होगा। इस सम्मेलन के तहत मूल्यों, रचनात्मकता व उद्यमशीलता के भावना को जताने के लिए 7 समांतर सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बाजीमल इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान कुर्बान करने वाले 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि राजौरी जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन सहित 5 जवानों शहीद हो गए हैं। इनमें कैप्टन MV प्रांजल, कैप्टन शुभम गुप्ता, हवलदार अब्दुल माजिद, लांस नायक संजय बिष्ट और पैरा ट्रूपर सचिन लौर शामिल हैं। सेना ने ताज़ा गोलीबारी में लश्कर तैयबा के 2 उच्च प्रशिक्षित आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान कारी के रूप में हुई है। वह पिछले 1 साल से राजौरी पुंछ क्षेत्र में सक्रिय था। इस आतंकवादी को डांगरी और कंडी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता भी माना जाता है। रक्षा प्रवक्ता के अनुसार कारी को इस क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने के लिए सीमा पार से भेजा गया था। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रदूषण की। दरअसल राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से स्मॉग की गहरी परत जो है वो इस वक्त छाई हुई है। कुछ मीटर दूर भी लोग साफ तरीके से नहीं देख पा रहे। स्मॉग और प्रदूषण की वजह से सिर दर्द, थकावट, सांस में परेशानी जैसी तमाम समस्याएं जो है वो अब आम हो गई और हर व्यक्ति इससे जूझ रहा है। खासतौर पर पहले से बीमार लोगों को दवाएं भी राहत अभी इस वक्त नहीं दिला पा रही। और इन सब के बीच बुरी खबर यह है कि अभी प्रदूषण और ज्यादा बढ़ सकता है। वीकेंड पर यह गंभीर स्तर में भी पहुंच सकता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज भी वायु प्रदूषण सूचकांक गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। आज सुबह की अगर बात करें तो आनंद विहार में 411 AQI, अलीपुर में 432, वजीरपुर में 433 और RK पुरम में 422 AQI दर्ज किया गया। और अब खबर बदलते मौसम से जुड़ी हुई। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य में लगातार भारी बारिश के कारण कई जिलों के स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। क्षेत्रीय चेन्नई मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार नीलगिरी, कोयम्बटूर, थेनी, डिंडीगुल, शिवगंगई और पुदुकोट्टई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं शिवगंगई, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम, मदुरै, कोयम्बटूर, विरुधुनगर, तेनकासी और कन्याकुमारी जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम बारिश के साथ साथ तूफान की संभावना जताई गई है। वहीं कोयम्बटूर में कई हिस्सों में भारी बारिश होने के कारण सड़कों पर जल भराव देखने को भी मिला है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नया सवेरा। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। नया सवेरा में ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अंबाला शहर के निकटवर्ती गांव रूपो माजरा और सारण में एलईडी युक्त रथों पर सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं को दिखाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी ली। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत अंबाला में कई जगहों पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देने और लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर आयोजित किए गए। रूपो माजरा के ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी दी। यहाँ पर मोटे अनाज के स्टोर भी लगाए गए। साथ ही बताया गया कि मोटे अनाज का प्रयोग से सेहतमंद रहा जा सकता है। ग्रामीणों ने उज्ज्वला योजना के लिए फॉर्म भरे। इसी प्रकार अंबाला छावनी के बोह में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। जो हमारे भाई रेडी फड़ी लगाते हैं उनको 10,000, 20,000 और 50,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, काफ़ी सब्सिडाइज रेट में। इसके अलावा मुद्रा योजना में हम आपको 10 लाख रुपए तक बगैर किसी कोलेट्रल के लोन देते हैं। ये 2 योजना के अलावा एक तीसरा योजना भी है जो अभी नया लॉन्च हुआ है, पीएम विश्वकर्मा। उसमें भी है कि फर्स्ट ट्रेंच में हम आपको 1 लाख रुपए और सेकेंड ट्रेंच में 2 लाख फर्दर कुल मिलाकर के 3 लाख तक की आर्थिक सहायता बैंकों की तरफ से होगी। ग्रामीणों को इस यात्रा की वजह से कई तरह की जानकारियां हासिल हुई। सरकारी योजनाओं का कई लोगों ने भरपूर लाभ उठाया। हमें सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री योजना की तरफ से 2.5 लाख रुपए की योजना दी जा रही है, जो कि पहली सरकारों में पहले नहीं भरते थे, उसके बाद पैसा मिलता था। अब जो सी सरकार है हमें एडवांस में पैसा दे रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री का और सरकार का धन्यवाद करता हूँ। मोदी जी से फ्री गैस सिलेंडर दे रहे जी, ये बढ़िया हो रहा है जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। हाँ जी, सरकारी जी गरीबों की बहुत फायदा कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, बहुत गरीबों की सुनाई हो रही है जी। बहुत अच्छी यहाँ सुविधा मिली है, सभी को डॉक्टरों ने चेक किया है, सभी को HP वाले बैठे हैं, सभी सिलेंडर वाले बैठे हैं, सभी को सुविधा मिली है यहाँ पर, तो किसी चीज़ की वो नहीं है परेशानी, सभी चीज़ को दिक्कत नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद ही है कि सभी पात्रों को सरकार की संचालित योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। 54वें IFFI की आधी यात्रा पूरी होने वाली है। 20 नवंबर से शुरू हुए इफी में सिनेमा का जश्न जारी है। आज मिडफेस्ट फिल्म के रूप में तुर्की की फिल्म अबाउट ड्राई ग्रास दिखाई जाएगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की खूबसूरती यह है कि ये देश के कोने कोने से अलग अलग भाषाओं में बयां की गई कहानियों को शानदार श्रृंखला में पेश कर रहा है। इस वर्ष भी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फिल्मों का एक विशेष रूप से क्यूरेटेड पैकेज पेश कर रहा है, जिसे आज इफी के विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाएगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त पणजी का, जहां हमारी सहयोगी जया सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। जया, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, आज क्या कुछ खास होने जा रहा है? गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, इफ़ी जो है अपनी भव्यता के साथ जारी है और इस वक्त हम कह सकते हैं कि आधा फेस्टिवल खत्म हो चुका है। 20 नवंबर को इसका हुआ था शानदार आगाज और अब आज जब इसकी आधी यात्रा पूरी हो चुकी है तो आज मिडफेस्ट फिल्म का स्क्रीन की जाएगी। आज अबाउट ड्राई ग्रासेस एक तुर्की ड्रामा है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में धूम मचा चुकी है फिल्म और इसीलिए जब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर काफी उत्सुकता है। हम कुछ देर में देखेंगे कि इसके लिए कतारें लगनी शुरू होंगी। अभी तो इस वक्त गेट्स खुले हैं इफी के जो स्क्रीनिंग वेन्यूज हैं। और अभी हाल की अगर बात करें तो कान में इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता था मेन प्रोटैगनिस्ट ने। साथ ही साथ आज का दिन बहुत ही खास है इस मामले में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कई नई शुरुआत हुई है, कई नई पहले हुई हैं, जिसमें से एक है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। इसका इस बार तीसरा संस्करण है जिसमें देश भर से 75
और बच्चों को, युवाओं को चुना गया है और उनको एक 48 घंटे का शॉर्ट फिल्म बनाने का एक चुनौती दी गई थी, जो चुनौती कल रात खत्म हुई है और आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 5 टीमें बनाई गई थी उसमें से 5 फिल्में उन्होंने बनाई हैं, यानी कि जो शूट है, जो एडिटिंग है, जो कैमरा वर्क, VFX, सब कुछ इसी उन्होंने यहाँ पर 48 घंटे में किया है और आज उसका निर्णय निकल के आएगा, कौन सबसे बेहतरीन है, बेहतर है, चुना जाएगा, उस पर ही एक खास कार्यक्रम होगा। साथ ही इंडियन फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो भारतीय पैनोरमा खंड, जिसमें देश भर से बेहद सर्वश्रेष्ठ सिनेमा है, उसको प्रदर्शित किया जाता है और कुछ भी यहाँ पर क्षेत्रीय सिनेमा नहीं रह गया है। जब हम भारतीय सिनेमा की बात करते हैं तो हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं और इसी कड़ी में आज जो गोवन फ्लेवर का तड़का लगता नजर आएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, खास गोवन फिल्मों के पैकेज की भी आज से शुरुआत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जया। तो इसी में जो आधी यात्रा है आपने बताया वो पूरी हो चुकी है और अभी भी जो रंगारंग कार्यक्रम है वो लगातार जारी हैं। साथ ही साथ 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की जो लघु फिल्म बनानी थी उसके लिए जो काउंटडाउन था वो खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद BTT न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है और भावना एक बार फिर से अपने दर्शकों को आज सुबह की हेडलाइंस। बिल्कुल कृतिका। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं, आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर, भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह निजामाबाद में चुनावी रैली और रंगारेड्डी में करेंगे रोड शो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और DK शिव कुमार भी हैदराबाद में करेंगे रोड शो। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग के लिए ने किए पुख्ता इंतजाम। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे होंगे घोषित। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमवीरों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी। अब तक 46.8 मीटर तक हुई ड्रिलिंग। तकनीकी कारण की वजह से ड्रिलिंग के काम में आई बाधा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिन का संघर्ष विराम। बंधक महिलाओं और बच्चों के पहले समूह को हमास करेगा रिहा। गजा में अतिरिक्त मानवीय सहायता पहुंचनी होगी शुरू। और खेल की खबरों में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन की अर्धशतकीय पारी के बल पर T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया।
सीरीज में भारत को मिली 1-0 की बढ़त। दोनों टीमों के बीच रविवार को होगा अब दूसरा मुकाबला। और सुर्खियों के बाद अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी संध्या इस वक्त मौजूद है। संध्या, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और आज की जो अखबार है आप उनको सबको पढ़ ही चुकी होंगी, तो क्या कुछ खास अखबारों में सुर्खियां आज नजर आई? जी सुप्रभात आप दोनों को। अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं। आज से भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच शुरू हो रहे सूर्य किरण युद्धाभ्यास की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है। दरअसल ये युद्धाभ्यास का मकसद दो देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है और 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। दोनों देशों के 600 सैनिक इसमें भाग लेंगे। अगली खबर की बात करें तो यह है भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी हुई, जिसे राष्ट्रीय सहारा अखबार ने लिया है और बताया कि अब ई कॉमर्स क्षेत्र में किस तरह से निर्यात को बढ़ावा दिया जाए, लोकल फॉर वोकल पर जोर देते हुए, और इसके लिए अमेजन के साथ एक समझौते पर करार हुआ है। 20 जिलों को चिन्हित किया गया है जिनके प्रोडक्ट अब निर्यात के क्षेत्र में जाएंगे और अमेजन के माध्यम से इसकी बिक्री की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो ये खबर दैनिक जागरण अखबार में ली गई है और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई एक बेहद महत्वपूर्ण और बाकी लोगों का उत्साह बढ़ाने की स्टोरी कह सकते हैं। दरअसल ओडिशा के नुआपाड़ा जिले की एक सुदूर पंचायत है भालेश्वर, यहाँ पर एक जो सरपंच है उन्होंने नवाचार किया है और इसके माध्यम से किस तरह से प्लास्टिक का जो प्रदूषण है उसको बचाया जा सकता है, इस पर जोर दिया है। साथ ही साथ बालिका के जन्म लेने पर एक पौधा लगाने की पहल की है। किस तरह से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं उस पर ध्यान देते हुए ये भी एक पहल की गई है कि जो स्टील के जो बर्तन होते हैं, यानी कि जो पंचायतों में सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं उसमें स्टील के बर्तनों की पहल की जाए ताकि पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अगली खबर की बात करें तो ये नवभारत टाइम्स अखबार ने ली है। दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के कई नियमों में बदलाव किया गया है और ये बताया गया है कि 12वीं क्लास में अगर आपने बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट नहीं लिया है तो भी आप मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और चलते चलते बात कर लेते हैं एक और खबर की, जो कि है एलियन वायरस से जुड़ी हुई, जो कि एक अध्ययन में पता चला है। दरअसल कोविड महामारी के इस वायरस से अभी तक देश उभर नहीं पाए थे और ऐसे में एक स्टडी में सामने आया है कि धरती पर एलियन वायरस का खतरा भी अब मंडरा रहा है। स्पेन की सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखला में ये वायरस पाया गया है। तो आज के अखबारों की ये है प्रमुख खबरें जी जो संध्या आम आदमी से सरोकार रखती है। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, तमाम समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाने के लिए कि आज समाचार पत्रों में कौन सी प्रमुख खबरें जो हैं वो प्रकाशित हुई हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें देखने का, लेकिन फटाफट अंदाज में। इजराइल और हमास के बीच आज से 4 दिनों का संघर्ष विराम शुरू होगा। कतर में मध्यस्थों ने कहा कि आज 13 इजरायली और बच्चों को रिहा किया जाएगा। दोनों पक्षों ने कहा कि ये संघर्ष विराम अस्थायी है। संघर्ष विराम के तहत गजा में अतिरिक्त मानवीय मदद आज से भेजी जाएगी। 4 दिनों तक चलने वाले संघर्ष विराम में 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान इजराइल के जेल में बंद फिलिस्तीनियों को भी रिहा किए जाने की संभावना है। हमास ने अब तक 4 बंधकों को रिहा किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि बच्चों में सांस संबंधित बीमारी को लेकर चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों को किसी भी असामान्य या नए रोगजनक का पता नहीं लगा है। चीन में बच्चों में सांस संबंधित बीमारियों और निमोनिया की घटनाएं बढ़ने के बाद WHO ने इस बारे में और ज्यादा जानकारी मांगी थी। नीदरलैंड के आम चुनाव में वीट वाइल्डर्स की फ्रीडम पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फ्रीडम पार्टी ने 150 में से 37 सीटें जीती हैं। वहीं संयुक्त लेबर और ग्रीन टिकट में 25 सीटें और प्रधानमंत्री मार्क रट की कंजर्वेटिव पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी ने 24 सीटें जीती हैं।
यूक्रेन के खेरसॉन में कल रूसी गोलाबारी में 4 लोग मारे गए और 5 घायल हो गए। घटना के बाद खेरसॉन के क्षेत्रीय प्रशासन ने वीडियो फुटेज जारी किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख एंड्री यरमक ने कहा कि ये गोलीबारी क्लस्टर हथियारों से की गई है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन में चाकूबाजी की घटना में 3 बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एक संदिग्ध को भी हिरासत में ले लिया है। आयरलैंड के डबलिन में चाकूबाजी की घटना के बाद प्रदर्शनकारियों ने बस और पुलिस कार को आग के हवाले कर दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने होटल और रेस्तरां में तोड़फोड़ की। पुलिस ने चाकूबाजी के बाद घटनास्थल पर प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने का भी काम किया। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में जलवायु परिवर्तन के कारण 56% ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। पेरू में दुनिया के 78 उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर हैं और बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ब्राजील के दक्षिणी इलाके में तेज बारिश के कारण जमीन में दरार आने के कारण एक इमारत ढह गई। निवासियों को अपने आवास खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दक्षिणी क्षेत्र के शहर ग्रेमाडो में ट्रेस पिनहेरोम के ऊंचे इलाके में एक अपार्टमेंट इमारत कई दिनों की अस्थिरता के बाद ढह गई, जब रियो ग्रांडे डो सुल राज्य में भारी बारिश हुई। और अब जल्दी जल्दी बात करते हैं कारोबार जगत की। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ को इश्यू के दूसरे दिन 14.85 गुना सब्सक्राइब किया गया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC चालू वित्त वर्ष में अपने न्यू बिजनेस प्रीमियम को दोहरे अंक तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ साथ आने वाले महीनों में 3 से 4 नई बीमा योजनाएं शुरू करने की योजना बना रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर में 15 से ज्यादा सहकारी बैंकों, PNB और फेडरल बैंक जैसे प्रमुख बैंकों और बजाज फाइनेंस जैसे प्रमुख NBFF पर कार्रवाई की है। इसमें कुछ कंपनियों ने अपने लाइसेंस रिजर्व बैंक को सौंपे, वहीं 2 NBFC के लाइसेंस रद्द किए गए। अकासा एयर चेन्नई के रास्ते बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर के बीच दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। चेन्नई में विमान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकासा एयर 15 दिसंबर से पोर्ट ब्लेयर के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बंद पड़ी एविएशन कंपनी गो फर्स्ट की दिवालिया प्रक्रिया को 90 दिन की मोहलत और दे दी है। ये अवधि इस साल 6 नवंबर से शुरू होकर 4 फरवरी 2024 को खत्म होगी। इस विस्तार पर विमानन कंपनी के पट्टादाताओं के ऐतराज को खारिज करते हुए NCLT ने कहा कि तय अवधि में समाधान योजना पूरी की जानी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 10 यूजर्स को AI संचालित को पायलट फीचर आजमाने की सुविधा मिलेगी। यह पहले केवल विंडोज 11 में ही उपलब्ध थी। और चलिए अब खबरें देखते हैं खेल जगत की फटाफट अंदाज में। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को 2 विकेट से अपने नाम कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में भारत के सामने जीत के लिए 209 रन का लक्ष्य था, जिसे टीम ने 19 ओवर और 5 गेंद में 8 विकेट खोकर 209 रन बनाकर हासिल कर लिया। भारत की इस जीत में कप्तान सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने अहम भूमिका निभाई। विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर कहा कि उस समय हम मैच हार चुके थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आपको विश्वास देते हैं तो वो अलग ही पल होता है। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने कहा है कि वे स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली को T20 फॉर्मेट में खेलते देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि इन दोनों बल्लेबाजों के T20 में भविष्य को लेकर चर्चा का दौर जोरों पर है। चाइना मास्टर्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष युगल क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा।
चाइना मास्टर्स में पुरुष एकल में भारत के एच.एस. प्रणॉय ने शानदार खेल का सिलसिला जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आज क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय का सामना जापान के कोडाई नारोओका से होगा। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एंजल डी मारिया ने गुरुवार को इस बात को सामने रखा कि वो अगले साल होने वाले कोपा अमेरिका कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। महिलाओं की चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में चेल्सी ने पेरिस एफसी की टीम को 4-1 से हरा दिया। और चलिए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म फर्रे पिछले कुछ वक्त से लगातार चर्चा में है। शुक्रवार 24 नवंबर को यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 28 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द वैक्सीन फॉर जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होगी। 24 नवंबर को इस फिल्म का ओटीटी पर प्रीमियर होगा। फिल्म में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कम समय में कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन बनाने के संघर्ष को दिखाया गया है। दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता नागा चैतन्य की पहली वेब सीरीज दूथा का ट्रेलर रिलीज हुआ है। 1 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह सीरीज रिलीज होगी। सीरीज में पार्वती थिरुबोथु, प्रिया भवानी शंकर और प्राची देसाई जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। विधु विनोद चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म बारहवीं फेल की रिलीज को 27 दिन पूरे हो गए हैं। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म ने अब तक 40 करोड़ का कारोबार किया है। अभिनेता सूर्या इन दिनों निर्देशक सिरुथाई शिवा की फिल्म कंगुवा की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान कैमरा गिरने से सूर्या के कंधे पर चोट लग गई। चोट के बाद फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। अभिनेता अक्षय कुमार 15 जनवरी से हाउसफुल 5 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। 2024 की दिवाली में रिलीज होने वाली ये फिल्म 350 करोड़ लागत में बनाई जाएगी। साजिद नाडियाडवाल ने कहा कि ये भारत की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म होगी। संदीप रेड्डी वांगा की डायरेक्शन और रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल का ट्रेलर गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है। 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली ये फिल्म 3 घंटे 23 मिनट 21 सेकंड की है। आज सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। इनका जन्म पंजाब के अमृतसर में बैसाख कृष्ण पंचमी को हुआ था और इन्हें हिंद की चादर के नाम से भी जाना जाता है। गुरु तेग बहादुर ने धर्म और मानवीय सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने मानव अधिकारों और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान दिया था। आइए हम सब वीरता और त्याग के प्रतीक गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर जन कल्याण के लिए कार्य करने का संकल्प लें। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सेहत की। आपकी सेहत की बात करें तो बात करते हैं कि कोई भी क्रिया करते समय गलत पोस्चर अपनाना समस्या का कारण बन सकता है। लगातार कई घंटों तक खड़े रहना या गलत तरीके से खड़े रहना कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यदि आपका व्यवसाय ऐसा है जिसमें आपको लगातार खड़े रहना होता है तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है इस रिपोर्ट में कि ऐसे में क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। शारीरिक श्रम न करना या लगातार बैठकर काम करते रहना मोटापे और कई अन्य बीमारियों का कारण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई घंटों तक लगातार खड़े रहना भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बहुत देर तक एक ही स्थिति में खड़े रहने से कुछ प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे घुटने में दर्द, एड़ी में दर्द, पंजे में दर्द,
कमर में दर्द, बहुत देर तक एक ही अवस्था में न खड़े रहकर अपनी अवस्था में परिवर्तन करना ज़रूरी है। उससे जो बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो जाता है हमारे घुटने में, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, डिस्क में, उस तनाव से मुक्ति मिल सकती है। जब भी खड़े हों बहुत समय तक लगातार ना खड़े रहें और रिलैक्स्ड वे में यानी शांत तरीके से खड़े हों, बहुत ज़्यादा अकड़ के स्टिफ वे में ना खड़े हों। मांसपेशियों का संतुलन बहुत ज़रूरी है और जो हमारी रीढ़ की हड्डी में कर्व होते हैं वो कर्व सामान्य अवस्था में बरकरार रहने चाहिए। अधिक देर तक खड़े रहना मांसपेशियों पर प्रभाव डालता है और कई समस्याएं उत्पन्न करता है। जिन व्यक्तियों को बहुत देर तक खड़े रह के अपना कार्य करना होता है उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस प्रकार के जूते पहनते हैं। कई घंटे खड़े रहने वाले व्यक्तियों को जूतों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। उनके जूते वज़न में हल्के होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, उनमें लचीलापन होना चाहिए और हमारे पैर का जो साइज़ है वो शाम को अधिक होता है सुबह के तुलना में, तो जूते हमेशा शाम को ही खरीदने चाहिए। इसलिए हर बार खड़े होते समय सही पोस्चर का ध्यान रखें। एक ही अवस्था में लगातार लंबे समय तक न खड़े हों और अधिक देर तक खड़े न रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और आइए अब बात कर लेते हैं कृतिका मौसम की। बिल्कुल। मौसम विभाग के मुताबिक तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश होगी। यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 25 से 27 नवंबर तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण राजस्थान में भी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली और एनसीआर में अब मौसम बदलता नजर आ रहा है। सुबह और शाम में पारा लुढ़कने से ठंड का इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कोहरा और बढ़ेगा। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 27 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। आइए अब विभिन्न शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान पर नजर डाल लेते हैं। और इसी के साथ नया सवेरा के इस खास अंक में आज हमारे साथ इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं अयोध्या में देवोत्थान एकादशी के अवसर पर साउंड और लेजर शो की कुछ खास झलकियां। तो आप इन झलकियों का आनंद लीजिए और खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ मुझे, कृतिका और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे। वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा।